एएसआई या सब इंस्पेक्टर भर्ती करना होता है तो आप पीसीएस के एग्जाम्स करवाते हैं। लोअर जुडिशरी के जजेस आपने भर्ती करने होते हैं तो आप कंपेटिटिव एग्जाम करवाते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई मेरिट ही नहीं। देखो, मेरिट आता है पीपल लाइक जस्टिस याकूब अली, ये आपको नजर आते हैं, कोर्नेलियस, यू नो, आपको ऐसे सरदार, क्या नाम है, सरदार फादर, आपके ऐसे ऐसे जजेस हैं कि आप उनके एग्जांपल्स देते हैं, लिविंग एग्जांपल्स हैं आपके। क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना गंदा है कि आप एक जज को इस तरह निकाल देते हो विदाउट हियरिंग, and then later on somebody else comes in the shape of justice ईसा, और फिर उनको वो reinstate करवा देते हैं, उनको बहाल कर देते हैं। तो that clearly shows कि हमारा जुडिशियल सिस्टम के अंदर बहुत बड़े फ्लॉज हैं। हम करते क्या है, जस्टिस उसको जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे के हर चीज करके अब कहते हैं नहीं जी बड़ी गलती हो गई। यार ये क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। नवाज शरीफ को कन्विक्ट करके उसके बाद कहते हैं नहीं जी इसको एग्जॉनरेट कर दो। ये करते क्या है, जरदारी का आपने यही किया, हर एक आप यही करते हैं। सो व्हाट आर वी डूइंग। आज आपके पास इमरान बैठा हुआ है तो कल आपका भी इमरान का भी यही कर देंगे आप। चैम्बर्स के जरिए आपके जजेस आते हैं और रिकमेंडेशंस दाएं बाएं से आ जाते हैं, कुछ पॉलिटिकल आ जाते हैं। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट का तरीका ही फॉल्टी हो तो जस्टिस को डिस्पेंस करना फिर मुश्किल सी बात हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी इस हफ्ते के एपिसोड के साथ, और मैं मुबशर बुखारी आपका होस्ट, और मेरे साथ हमारे ट्रेंड सेटर एंकर पर्सन पीजे मीर, जिनके दबंग किस्म के तज्जियात आप सुनते हैं। और पीजे मीर की एक खसूसियत प्रोग्राम के शुरू में आपको मैं बयान कर दूं कि पीजे मीर की क्वालिटी यह है कि जितनी हमारी रूलिंग एलीट है और जितने उसमें नाम है, सबके साथ पीजे की जाती दोस्तियां हैं, जाती दोस्तियां रही हैं और अभी तक हैं। तो पीजे जो है उनको इनसाइड आउट बेहतर तरीके से जानते हैं। आज के जो टॉपिक्स हमने सिलेक्ट किए हैं उसमें तो सबसे अहम जो पहले नंबर पे आएगा वो है, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के जो केस के हवाले से फैसला दिया, उसमें उन्होंने बड़ी बेचारगी का इजहार करते हुए 5 मेंबर बेंच लेड बाय सीजे काजी फाइज साहब, उन्होंने कहा जी अब चूंकि शौकत साहब 62 के हो गए, इन्हें बहाल तो किया नहीं जा सकता, लेकिन इनके साथ हुई बड़ी ज्यादती है, इसलिए इनके जज के स्टेटस को हम बहाल करके इनको रिटायर्ड तस्वुर करके इनके सारे जो बेनिफिट्स हैं वो रिस्टोर करते हैं। और उन्होंने फैसले में लिखा कि इन्हें सुना भी नहीं गया और इन्हें जो है वो बुलाया भी नहीं गया, जबकि इनके दूसरी तरफ से जो लोग थे उनको सुना गया और बुलाया गया। और उसके बाद शौकत साहब अभी भी सेटिस्फाइड नहीं लगते। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जज थे, और मुशर्रफ दौर में जब मुशर्रफ का केस इनके खिलाफ गया तो इन्होंने बड़ा फर्म स्टैंड लिया। उस वक्त भी चूंकि ये उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ नहीं दिया था, और मुशर्रफ के केस को सुनते सुनते इन्होंने केस छोड़ दिया और ये कहा कि मेरे खिलाफ एक स्मीयर कैंपेन की जा रही, यानी मुझ पे कीचड़ उछाला जा रहा है और इसलिए मैं ये केस नहीं सुन सकता। ये 2013 की बात है। उस वक्त मैंने इस पे एक स्टोरी की थी, तो फिर उसमें अंदाजा हुआ कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब पे स्मीयर कैंपेन तो नहीं थी, लेकिन कुछ फैक्ट्स थे जिन्हें वो स्मीयर कैंपेन के तौर पे ले रहे थे। मसलन उसमें एक फैक्ट ये था कि इन्होंने लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद वहां के मौलाना अब्दुल अजीज को अपनी सर्विसेज एज अ लॉयर पेश की थी। एक ये सोशल मीडिया पे चीज सर्कुलेट कर रही थी। दूसरी चीज जो थी वो ये कि ये एमएमए के कैंडिडेट रहे हैं 2002 के इलेक्शंस में, और उसके बाद 2008 के इलेक्शंस में भी रावलपिंडी से, और उसमें भी जमात इस्लामी की तरफ से आए थे। तो ये भी हमने फैक्ट चेक किया तो इन्होंने 12,000 कुछ वोट लिए थे, तो उस पे भी यानी वो भी स्मीयर कैंपेन में नहीं आता। बहरहाल जो स्मीयर कैंपेन में आता था इन्हें तालिबान जज और इस तरह के नामों से बुलाया जाता रहा, लेकिन ये फर्मली खड़े रहे और आखिरकार उनका जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की एक कार्रवाई में उनको घर भेज दिया गया, जब उन्होंने रावलपिंडी बार में तकरीर की और कहा कि हमें इन्फ्लुएंस किया जाता है। अब वो कहते हैं कि मैंने जो इल्जामात लगाए थे, जनरल फैज हमीद मेरे पास 2 दफे घर आए, उन्होंने मुझे कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देनी है, तो मैंने कहा जो मेरिट पे बनता हुआ केस वो मैं करूंगा। और हमारी उन्होंने काफी ज्यादा प्रेशराइज किया जनरल फैज हमीद, जब वो डीजीसी थे, यानी डीजी आईएसआई भी नहीं, डीजीसी उनके नंबर 2।
तो अब उनका ये कहना है कि इसको फैक्ट चेक होना चाहिए। पीछे बात किस तरफ लेके जा रहे हैं ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब? आई थिंक ये जा रहे हैं कि गेट टू द बॉटम ऑफ इट, लेकिन ये बॉटम ऑफ इट होगा नहीं। मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कि इनको कह दिया कि भाई इनको नहीं निकालना चाहिए था, अच्छी बात है। देखें, अगर तो हमने अपने सुप्रीम कोर्ट्स को और जुडिशल सिस्टम को इस तरह चलाना है, तो फिर आप समझें कि ये बिल्कुल फ्लॉप है, फेल्ड है, और एक आम आदमी को कोई जस्टिस की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जस्टिस फायज ईसा ने जैसे भी किया, इसको जब जो हिट किया है तो उनको एग्जॉनरेट किया है। आपने सही कहा, 62 ईयर्स उनकी एज होगी, अब उनको आप वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन एटलीस्ट व्हाट ही डिजर्व्स एज परहैप्स हिज रिटायरमेंट पेंशन और अदर बेनिफिट्स जो कि जजेस को मिलते हैं, वो उनको बिल्कुल मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन उठता है एक, मुबशर के, क्या हमारा जुडिशल सिस्टम इतना गंदा है कि आप एक जज को इस तरह निकाल देते हो विदाउट हियरिंग, and then later on somebody else comes in the shape of justice ईसा, और फिर उनको वो रीइंस्टेट करवा देते हैं, उनको बहाल कर देते हैं। तो that clearली shows कि हमारा जुडिशल सिस्टम के अंदर बहुत बड़े फ्लॉज हैं। अब ये जनरल फैज की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं बात की थी, जरा बताएं ना मुझे आप। उस वक्त इनको क्या जिप लगी हुई थी? बिल्कुल इनको बोलना चाहिए था। ये बाद में आप कह रहे हैं कि जी हाँ मुझे ये कहा, उसने ये कहा। ये बात की बातों में इट्स ऑल नॉनसेंस। आप पहले करो बात। अगर किसी में कोई गट्स है, वो आज बात करे। अगर आज कोई जज कोर्स हो रहा है या गलत जजमेंट दे रहा है, वो आज बात करे। मुझे 2 साल के बाद ये नहीं चाहिए जिस तरह जस्टिस नसीम हसन शाह, मौलवी मुश्ताक और बाकी ने कहा हाँ जी गलती हो गई है। वो नहीं भाई, अभी बात करो जो बात करनी है। तो ये जो अब है, ये है कि अब what can you really say on it except say कि आपका जुडिशल सिस्टम है बहुत फॉल्टी है, इट इज वेरी फ्रेजाइल, इट इज नॉट इम्पार्टिंग जस्टिस, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब हम इस एक जज को देखते हैं निकाल के फिर आप वापस ले आते हो, तो मुझे तो समझ नहीं आती फिर एक आम आदमी का क्या हाल होगा यार। आम आदमी तो बिल्कुल रगड़ा जाएगा उसके अंदर। वो पहले वो लॉयर्स के हाथ में मारे जाते हैं, इतनी फीस ले लेते हैं, और उसके बाद आप कह लो कि मेंटली आप उनको खत्म कर देते हो। हम करते क्या है, जस्टिस उसको जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे के हर चीज करके अब कहते हैं नहीं जी बड़ी गलती होगी। यार ये क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। नवाज शरीफ को कन्विक्ट करके उसके बाद कहते हैं नहीं जी इसको एग्जॉनरेट कर दो। ये करते क्या है, जरदारी का आपने यही किया, हर एक आप यही करते हैं। सो व्हाट आर वी डूइंग? आज आपके पास इमरान बैठा हुआ है, तो कल आपका भी इमरान का भी यही कर देंगे आप। सो व्हाट आर वी डूइंग विद आवर पॉलिटिकल सिस्टम, नॉट द पॉलिटिकल बट द जुडिशियल सिस्टम। ये हमने अपना मजाक उड़ा दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है, और इसको आप अब रिपेयर ही कर सकते हो, डैमेज कंट्रोल ही कर सकते हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं आती, मुझे उम्मीद नहीं है। बिकॉज पीजे देखें, पीजे आज जो कुछ हो रहा है मुबशर, we all know what is happening and what is right and what is wrong. एग्जैक्टली बहुत सारी बातें हैं पीजे जो आप जानते हैं, जो मैं जानता हूं, और हम नेशनल इंटरेस्ट में कहते भी नहीं हैं उन बातों को। लेकिन ये हमारा काम है कि हम कॉशन देते रहे। मैं जाती तौर पे विटनेस हूँ। आजकल तो एक परसेप्शन ये है कि जिस बंदे का कोई वीक पॉइंट नहीं है, अगर कोई जज बनने की अहलियत रखता है, और अगर उसका वीक पॉइंट नहीं है उसकी फाइल में, तो वो शायद जज नहीं बन सकता हाई कोर्ट का। ये एक जनरल परसेप्शन मैं आपको लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर से बता रहा हूँ। इसका विटनेस मैं खुद इस तरह हूँ कि एक दफे मैंने, एक बड़े साहब थे और उनसे मेरी दोस्ती थी बड़ी अच्छी जाती, यानी कोई प्रोफेशनल दोस्ती नहीं थी, ना मैं जर्नलिस्ट था ना वो बड़े साहब थे। तो वो एक दफे लंच पे हमने इकट्ठे होना था, तो उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर से आऊंगा। और जब वो आए तो मैंने देर की वजह, तखीर की वजह पूछी, तो उन्होंने बताया जरा मैं सीजे लाहौर हाई कोर्ट से मिलने गया था कुछ फायदे लेके कि देखो तुम्हारे जजेस क्या कर रहे हैं और इन्हें बंदे बनाओ वरना मैं ये फाइलें फॉरवर्ड कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट। मैंने कहा इट इज नॉट योर जॉब। बिल्कुल ये हमारी जॉब है। तो वहां से मुझे अंदाजा हुआ कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है उसमें तो मुदाखलत पीछे नहीं होती कहीं भी दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में। हमारे यहाँ आपको पता है कि चैम्बर्स के जरिए आपके जजेस आते हैं और रिकमेंडेशंस दूर दाएं बाएं से आ जाते हैं, कुछ पॉलिटिकल आ जाती हैं। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट का तरीका ही फॉल्टी हो,
तो जस्टिस को डिस्पेंस करना फिर मुश्किल सी बात हो जाती है। मेरा ख्याल जाती है पीजे, आपका मैं कमेंट जरूर चाहूंगा कि हमें ये जजेस इंक्लूड करने के सिस्टम को competitive बनाना होगा। यहाँ पे आपने एक एएसआई या सब इंस्पेक्टर भर्ती करना होता है तो आप पीसीएस के एग्जाम्स करवाते हैं। लोअर जुडिशरी के जजेस आपने भर्ती करने होते हैं तो आप competitive एग्जाम करवाते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई मेरिट ही नहीं। जी बिल्कुल ठीक पीजे। कह रहे हो आप, एब्सोल्युटली राइट। देखो मेरिट आता है, पीपल लाइक जस्टिस याकूब अली, ये आपको नजर आते हैं, कोर्नेलियस, यू नो, आपको ऐसे सरदार, क्या नाम है, सरदार भादर, आपके ऐसे ऐसे जजेस हैं कि आप उनके एग्जांपल्स देते हैं, लिविंग एग्जांपल्स हैं आपके, कि व्हाट काइंड ऑफ जजमेंट्स दे गिवन। यस, बाकी फिर मीडियोक्रिटी आ जाती है, मीडियोकर जजेस आ जाते हैं। अभी आपने ये जेल मुशर्रफ का नाम लिया है, मैं आपको बताता हूँ आज, एक बड़ा सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रेशर डाल रहा था सीनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट के इनकी कन्विक्शन करनी है जल मुशर्रफ की। मैं आपको गारंटी करके बता रहा हूँ। और तो मैंने कहा यार ये फिर क्यों, व्हाट हैपेंड? कहते यार मैं क्या करूं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी? मैं कहा यार फिर मैं क्या उसको कहूं? तो मैंने उसको कहा व्हाटएवर आई हैड टू से, एंड आई सेड लुक यू गॉट टू बी फेयर। कहता देयर इज नो केस, कहता केस ही नहीं है, ये उसको उनका ट्रायल ले रहा था ये जज, and he told me when he was actually conducting they were conducting the trials. The question is, वो अगर है बताया उसने उसी वक्त, तो मैंने कहा यार क्या है, मैंने जज साहब से बात की, मैं कहा सर आपका तो केस ही कोई नहीं है, आपको तो बड़ा कह रहे हैं कि आ जाए, पता नहीं को साइन करें क्या करें। मैं कहा जी अगर आप नहीं करेंगे ना तो ये जज नहीं, उन्होंने कहा जी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके वो कॉश हो जाएगी। अब ये मुझे बताओ कि अगर हम अपना जुडिशियल सिस्टम इस तरह चलाएंगे, यू रियली थिंक वी हैव एनी फ्यूचर? नो। व्हाई? बिकॉज यू हैव इनकॉम्पिटेंट एंड बेसिकली डिमेरिटेड जजेस। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि दीज जजेस दे मस्ट हैव सम बैकग्राउंड यार। आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, आप उनका एक बिहेवियर देखो, आपको जुडिशियल बिहेवियर देखो, उनका वैसे उनकी जजमेंट्स देखो कि आपने किस तरह करना है, और आप इनके फिर केस स्टडी करें कि इन्होंने अपने केसेस कैसे फाइल किए, कैसे डिफेंस किया, कैसे प्रोसिक्यूशन में आते हैं, कैसे डिफेंस में आते हैं। ये सारी चीजें जो है, देयर हैज टू बी समबडी टू मॉनिटर देम। आई एम सॉरी टू से, या तो टेलीफोन्स लगते हैं और इसको बना दो, उसको कर दो, इसको ये कर दो, फलाना कर दो। एक जज बड़ा अच्छा मेरा दोस्त, ये पीसीओ के तहत ये आया, तो उसके बाद उसको निकाल दिया गया। तो उसने मुझे कहा यार पीजे जेल मुशर्रफ तुम्हारा दोस्त है, उसको कहो मैं तो बड़ा सपोर्टिव हूँ उसका, खुदा की कसम मैं अगर नाम लूंगा ये आपकी स्क्रीन फट जाएगी, छोड़ दें आप। तो द क्वेश्चन इज कि अगर हम इस तरह की बात ये करेंगे, मुझे तो दुख होता है यार। आपको और मुझे क्या गर्ज है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है? हमें सिर्फ चाहिए कि जब हम, अल्लाह ने थोड़ा बहुत ठीक रखा है, तो जिनको ठीक नहीं रखा उनकी सारी उम्रें कोर्ट्स में गुजर गई हैं। बुखारी साहब सारी उम्रें, ये सरजानी टाउन कराची का इतना पुराना केस है, खुदा की कसम, वो बंदा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया हुआ है, आधे बच्चे उसके मर गए। द क्वेश्चन इज कि आप इतनी डिले करते हो एंड देन वी एक्सपेक्ट जस्टिस। नो, अभी भी गलतियां हुई हैं, चलें, मान लिया, लेकिन अभी भी हमारे पास टाइम है टू रिपेयर दिस इररिपेरेबल डैमेज। और वो किस तरह आप इररिपेरेबल डैमेज को करोगे? सिर्फ एक तरीके से, ईमानदारी से। क्या हम ईमानदार बन सकते हैं? हमारे में सलाहियत है, कईयों में है, कईयों में नहीं है। कई समझते हैं, ये देखें मेरी जेब, वो समझते हैं कि इसके अंदर ये सारी दौलत लेके कब्र में जाएंगे। As long as they remember that the pockets will be empty, trust me, we can do everything. But कौन करे? इसी पे ही एक और डेवलपमेंट हुई है। वो ये है कि गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। हमारी जो इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, जिसे हम इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं, उसको डिजिटाइज करने का प्लान बनाया है, और उसी में ही के एक सॉफ्टवेयर से मुंसलिक किया जाएगा, सॉफ्टवेयर जो एफडीआर के साथ मुंसलिक होगा। आपको एक लतीफा सुनाऊं, 1998 में लाहौर के एक मछली फरोश को
जिसकी वाकई में सिर्फ वो 4 महीने के लिए बिजनेस करता है, लाहौरी सारे जानते हैं कौन सा मछली फरोश है, उसको कोई 2 मिलियन का कोई उसे आ गया टैक्स, और उसने जाके रोना धोना शुरू कर दिया इनकम टैक्स ऑफिस के, जनाब अली मैं तो मारा गया, बर्बाद हो गया, मेरी तो 4 माह की दुकान होती है और उसके बाद मैं 8 माह जो है वो वेला बैठा रहता हूँ। और तो उससे वो बड़ा स्मार्ट थे वहाँ इनकम टैक्स के जो भी हेड थे उस वक्त, क्योंकि मैंने रिपोर्ट किया था समाओ। उन्होंने कहा जी आप कितनी मछली बेचते हैं रोजाना, उन्होंने कहा क्या मछली बेचनी है, 1 मन 1.5 मन 2 मन। तो उसने कहा ओके लिख के दे, उसने लिख के एप्लीकेशन दी, तो वो वीडियो ले आया और दिखाया कि आपकी बर्मा से मछली आती है कंटेनर्स में और आप टन्स के हिसाब से बेचते हैं और आप कोई टैक्स नहीं देते, और 4 माह में आपकी इतनी इनकम है। और वो इस वक्त लाहौर के 5 मकामात पे उनकी हैं शॉप्स बड़ी बड़ी, जहाँ पे सर्दियों के मौसम में लंबी लाइनें लगी होती हैं। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है। और इसमें अगर आप देखें पीछे, तो हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, यानी जिसपे टैक्स अप्लाई नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 457 बिलियन डॉलर की है सालाना, जो कि 40% ऑफ योर जीडीपी बनता है। और टैक्स कलेक्शन की अगर बात करें, हाँ, खाली इन्हें टैक्स नेट में लाना तो मकसूद नहीं, अगर टैक्स कलेक्शन की बात करें तो ये भी लम्स की रिपोर्ट है कि 100 रुपया अगर टैक्स कलेक्टेड होता है तो उसमें से 38 रियासत को जानते हैं, बाकी 68 शॉपकीपर, इनकम टैक्स ऑफिशियल्स और मिडल मैन में तकसीम हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अहसन कदम है। और इसी की वजह से आप अगर अभी क्राइम रेट देखें, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों की कीमतें खरीद कम हो गई, क्राइम रेट एक्सट्रीम पे पहुंचा, और किसी एक शहर की बात नहीं हम कर रहे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, यानी इस्लामाबाद में एक दिन में कल 10 रॉबरीज हुई, कराची में एक दिन में 3 मर्डर डकैती में रेजिस्टेंस पे हुए हैं, लाहौर में भी मोर और लेस यही सिचुएशन है। तो आप क्या इसको कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप समझते हैं? अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी को डिजिटाइज कर दिया जाए तो आपके ज़हन में भी कुछ फर्दर इसके हवाले से आ रहा होगा पीछे? मुबशिर, ये एक अच्छा स्टेप है। मैं बड़ी देर से इस पे अपने शोज में भी मैंने बड़ा इस पे कहा है कि हमें करना चाहिए। जो अनडॉक्यूमेंटेड आपकी इकोनॉमी है, अनचार्टर्ड इकोनॉमी, इसको आपने टैक्स नेट में लेके आना है। लेकिन आप कैसे लेके आएंगे? आपको कच्ची पर्ची के साथ तो काम मिलता है बाजार के अंदर। आप किसी बाजार में चले जाएं, आपको कोई कंप्यूटराइज रसीद तो नहीं है, क्योंकि कंप्यूटराइज होगी तो वो उसकी जो एक कॉपी है, या इमीडिएटली आपको थ्रू द नेट आपको एफबीआर पे उसकी रिपोर्ट चली जाती है। आप करें, बिल्कुल करें, लेकिन इसके साथ साथ आई वुड से टू इनकरेज दिस फॉर अ लॉन्गर रन, आप इन सारे दुकानदारों को आप इनको नेट में कंप्यूटराइज लेके आए, डिजिटलाइज इनको करें, इनको मशीन्स दें या इनको इक्विपमेंट दें, ताकि ये हर चीज थ्रू दैट उस प्रोसेस से करें। फिर आप इनके बुक्स चेक करें, इनके इनकी ऑडिट्स करवाएं। तो जब आप इनके इवेंचुअली ऑडिट्स कराएंगे, इट विल नॉट बी अ सक्सेस इमीडिएटली। आपको बड़ी हिंड्रेंसेस इस पे आएंगी, क्योंकि पूरी दुनिया, देखो पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया जो है ना वो टैक्स एवेजन करती है, पूरी दुनिया करती है, ठीक है ना। तो ये जो हम ये पनामा की बात करते हैं ना, पूरी दुनिया के लोग उधर आके वो टैक्स हेवन में अपने पैसे रखते हैं। सो इट वाज नॉट ओनली नवाज शरीफ और एनीबॉडी, बड़े बड़े बंदे दुनिया के करते हैं एंड पावरफुल फिगर्स। तो वो टैक्स एवेजन होती है। वो आप टैक्स एवेजन तो नहीं कहते, आप टैक्स को आप बाईपास करने की कोशिश करते हो। ये यूएस वर्जिन आइलैंड्स हैं, केमन आइलैंड्स हैं, आपके ये पनामा है, और आपके ये गंजीज है। ये सारे ये उस तरह के ये हैं कि जहां आप अपना काम करते हैं। पाकिस्तान में इस तरह नहीं है। पाकिस्तान में हमने शुरू यहाँ था हुंडी, हुंडी पे एफएटीएफ ने काफी आप पे जोर डाला है, तो वो कम हुआ है, लेकिन कम नहीं हो सकता। कम हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता, वो अभी भी चल रहा है। सो आपने, टू योर क्वेश्चन, आपने इन लोगों को बेसिकली, ये जो एफबीआर वाले या इनकम टैक्स वाले, इनको चाहिए कि इनको जाके एजुकेट करें। लेकिन फिर आपने बीच में एक वो जो 68% की दूसरी बात कर दी कि इनकम टैक्स वाले कितने खाने वाले, बड़े खाते हैं, वो खाते हैं, हमने पता है क्या नहीं है। अभी मेरे पास थोड़ी देर में एक आएगा, एक कमिश्नर इनकम टैक्स लाहौर का, अहमद कमाल, ये मेरे पास अभी आएगा, इससे मेरी बड़ी बातें होती हैं। तो मैंने कहा यार तूने तो कमाया होएगा। कहता है मुझे देख लो, मैं पंजाब सोसाइटी में एक छोटे से फ्लैट में रहता हूँ, अगर मैंने कमाया होता तो मेरे पास भी 10-10 15-15 कमाल के घर होते।
कहते हैं मेरे बैचमेट्स ने कमाया, खाया उन्होंने। तो मैंने कहा व्हाई नॉट यू? ही सेज आई हैव टू लिव माय ओन लाइफ एंड आंसर माय सेल्फ टू अल्लाह। ये होती है एक कोड ऑफ कंडक्ट इंसान का परमानेंट। एंड ही इज बीन अ कमिश्नर, कोई छोटी चीज नहीं है। उसकी पोजीशन पे वो कहता है आई कुड मेरे पास इतने इतने रिश्वत आते थे, मैं नहीं लेता, मैं नहीं लिया, मैं नहीं ले सकता। तो आपके पास लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जजेस भी हैं, इनकम टैक्स में भी हैं, पुलिस में भी हैं, कॉर्पोरेट में भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं। लेकिन ये जब इकट्ठे होते हैं ना सारे गैंग, ये गैंग जो होता है ना, अपना अपना इनका जो कोटरी होती है, फिर जो आपका नहीं भी करने वाला होता है, ये उसको भी खराब कर देते हैं। तो बेसिकली ये चलो उनको तो खराब कर दिया, नुकसान किसका है? अवाम का। अवाम वैसी हमारी क्या क्या को किसी तो लफ्ज ही बिल्कुल आउटडेटेड हो गया हुआ है। हमारी अवाम वैसे बेचारी सर्वाइवल रेट पे भी नहीं है, अब तो एग्जिस्टेंस रेट पे है वो। तो अगर आप एग्जिस्टेंस पे उनको सर्वाइवल पे ले आएंगे, मे बी इन अ ईयर और टू, तो दैट विल बी अ स्टार्ट। बट दिस हैज टू बी डन, दिस हैज टू बी डन। आई एम इन द फेवर कि एक रेडी वाले को भी टैक्स लगाओ, क्यों ना लगाओ? वो कमा नहीं रहा, वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा। तो अगर वो पाकिस्तान में रह के प्रॉफिट को कमा रहा है, जो बाहर जाके वो जो बॉइल्ड पोटेटोज बेचता है यूके के अंदर फुटपाथ के ऊपर, वो भी टैक्स देता है। बिल्कुल टैक्स ऐसा ही सब है। देते पीजे पीजे आपने जो सजेशन दी है, मेरे भी कुछ, अच्छा आपने नाम लिया, मैं भी जिनका टेनेंट हूँ, वो भी एफबीआर के बहुत बड़े अफसर हैं, और उनका भी जो है वाइफ और हस्बैंड दोनों मिलके काम करते हैं, तो उनका घर चलता है। करामत चौधरी साहब बड़े शानदार शरीफ आदमी हैं। तो उनसे जब बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी हमने तो रूथलेस पॉलिसी एक दी है, वही आपकी स्ट्रीट वेंडर से लेके वो नेशनल हॉस्पिटल तक, एवरीबॉडी शुड कम इनटू द टैक्स नेट। तो ये वो कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन के लिए कि आप टैक्स दीजिए, और जहां भी जिस शॉप पे भी जाएं उनसे इलेक्ट्रॉनिक रिसीट लीजिए। इसका फायदा आपको होगा, रियासत पाकिस्तान को होगा, क्राइम रेट कम होगा, लोगों की बेरोजगारी खत्म होगी। और आज का प्रोग्राम इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।